हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षशिला लर्निंग एंड एसएससी की क्रैश कोर्स की सीरीज में आज हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि 13 जुलाई से ही हमने अपने इसी यूट्यूब चैनल पर ये सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो अगर अभी तक आपने कोई वीडियो अगर मिस कर दिया तो प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख लें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर देंगे तो आपके पास हमारी सारी वीडियोस का जो है वो अपडेट भी लगातार मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज इस टॉपिक के डिस्कशन को। थोड़ा सा पहले ब्रीफ देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है जिसका आपको समझ आना बहुत जरूरी है। सबसे पहले देखिए, इसमें प्रिंसिपल या हम इसे सम भी कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है? द मनी बोरोड और lent out for a certain period at a certain rate of interest is called principal or the sum। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर आप बैंक से लोन लेने जाते हैं, आपने 5 लाख रुपए का लोन लिया, तो वो बेसिकली क्या आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो जाता है या सम, ठीक है ना। या आपने अगर किसी दूसरे पर्सन को पैसा उधार दे दिया, ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल 5 लाख किसी पर्सन को थोड़े टाइम के लिए उधार पे दे दिया, तो वो बेसिकली क्या होता है? हमारा प्रिंसिपल अमाउंट होता है। और ऑब्वियसली बात है, देखिए अगर आप बैंक से पैसा लोन लेते हैं तो आपको उस पर इंटरेस्ट देना होता है। तो देखिए इंटरेस्ट की डेफिनेशन यही है कि एक्स्ट्रा मनी पेड बाय द बोरोअर, जो पैसा उधार ले रहा है, फॉर यूजिंग समवन्स मनी इज कॉल्ड इंटरेस्ट। चाहे आप देखिए बैंक से ले या किसी थर्ड पर्सन से ले, तो ऑब्वियसली बात है आपको देखिए इंटरेस्ट तो उस पर फिर देना ही पड़ता है। तो जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है आप किसी सेकंड पर्सन का, चाहे वो बैंक हो गया या किसी भी थर्ड पार्टी का अगर पैसा यूज कर रहे हैं तो उस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। फिर इसमें देखिए आ जाता है सिंपल इंटरेस्ट। देखिए आप इस डेफिनेशन को ध्यान से समझ लें, क्योंकि इसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में बेसिकली फर्क क्या होता है। अब देखिए इसकी डेफिनेशन आप सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि द इंटरेस्ट ऑन अ सम बोरोड एट अ सर्टेन रेट फॉर अ सर्टेन पीरियड इज गिवन यूनिफॉर्मली, देन इट इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। जैसे आपने फॉर एग्जांपल 100 रुपए लोन पे लिए, ठीक है, एग्जांपल में हाइपोथेटिकली कंसीडर कर रहा हूं कि आपने अगर 100 रुपए लिए 10% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, यानी आपको हर साल उस पर कितना देना होगा? पहले साल भी 10 रुपए देना होगा, दूसरे साल भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट क्या रहेगा? 100 ही रहेगा। फिर उस पर 10% 10 रुपए हो जाएगा। तो ऐसा करते करते हर साल जो आपका इंटरेस्ट है उसकी वैल्यू यूनिफॉर्म रहेगी, यानी हर बार आपका पहले साल भी आपको 10 रुपए उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, दूसरे साल भी, तीसरे साल भी। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में ऐसा नहीं होता। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या केस में क्या होता है? जो इंटरेस्ट होता है वो आपका ऐड हो जाता है प्रिंसिपल के अंदर। यानी अगर आपने 100 रुपए लिए तो आपका उस पर कितना इंटरेस्ट बना? 10 रुपए। तो 10 रुपए फिर आपके प्रिंसिपल में ऐड हो जाएंगे, यानी फिर आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाएगा? 110। फिर 110 पे अगर आप 10% निकालेंगे तो 11 रुपए हो जाता है। तो ये बेसिकली फर्क है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट में जो आपका इंटरेस्ट है वो हर साल सेम रहेगा, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो है वो आपका इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल में ऐड होता रहेगा, और इसी की वजह से आपका हर साल जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के फॉर्म में जो है आपके पास वैल्यू बढ़ती जाएगी एज कंपेयर टू सिंपल इंटरेस्ट। आपको देखिए बेसिक फर्क मैं आपको दोबारा भी बता दूंगा आगे। पहले कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है जो आप सिंपल इंटरेस्ट के केस में समझ लें। जैसे अगर मैं लेट कर लेता हूं प्रिंसिपल को P, रेट ऑफ इंटरेस्ट को मैंने R% मान लिया पर एनम, और टाइम मैंने मान लिया T ईयर्स, ठीक है। अब आपको देखिए अगर सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू निकालनी है तो उसका फॉर्मूला डायरेक्ट है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। देखिए बहुत कॉमन फॉर्मूला है, ये आपने स्कूल में पढ़ा भी होगा कि सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम पीरियड अपॉन में 100। यहीं से देखिए अगर आपको प्रिंसिपल निकालना है तो बेसिकली क्या करेंगे? हम इसको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 100। ये जो देखिए सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 है ना, यहीं से देखिए हमारे बाकी के फॉर्मूलाज आ जाएंगे। प्रिंसिपल अगर निकालना है तो 100 को हम SI से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे आ जाएगा R इंटू टी। वैसे अगर आपको यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो आप R को एज इट इज लिखे तो 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट अपॉन में यह आ जाएगा P इंटू टी, ठीक है। वैसे ही देखिए अगर आपको निकालना है टाइम पीरियड तो आप टाइम पीरियड T को वहीं पे रखे और बाकी सारी चीजों को इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाए, यानी सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन में P इंटू आर। तो आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, वो है सिंपल इंटरेस्ट निकालने का, विच इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब यहाँ से देखिए चाहे आपको प्रिंसिपल निकालना हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना हो या टाइम पीरियड, तो आप इजिली निकाल लेंगे आपको पास अगर बाकी की वैल्यूज गिवन हो तो। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको अमाउंट निकालना है, देखिए अमाउंट के अंदर बेसिकली हमारा इंटरेस्ट भी ऐड हो जाता है, यानी प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट, तो ये आपका अमाउंट हो जाता है। तो बेसिकली P प्लस में सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो हम P को कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस में RT अपॉन 100। तो ये फॉर्मूला क्या है? अमाउंट निकालने का, यानी जिसमें आपका प्रिंसिपल तो रहेगा, इसके अलावा आपने जितना इंटरेस्ट दिया तो वो आपका क्या आ जाएगा? P ब्रैकेट में 1 प्लस में R इंटू टी अपॉन 100। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। तो मैं एक बार दोबारा बता दूं कि इसमें देखिए आप ऑब्वियसली बात है, आप बैंक से अगर फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपए लेते हैं,
ठीक है, तो वो आपका क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है, उस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर वो आपका इंटरेस्ट यूनिफॉर्म है, यानी हर साल आप इक्वल दे रहे हैं, तो वो आपका सिंपल इंटरेस्ट हो जाता है। वही अगर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में हर साल जो इंटरेस्ट की वैल्यू है वो बढ़ती रहती है। वो क्यों बढ़ती रहती है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू ही बताया, 100 का मैंने एग्जाम्पल लिया था कि अगर 100 रुपए आपने लोन के तौर पे लिया, उस पर आप 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो यानी देखिए पहले साल आपका 10 रुपए इंटरेस्ट होगा, दूसरे साल भी सिंपल इंटरेस्ट के केस में आपका प्रिंसिपल अमाउंट 100 ही रहेगा, तीसरे साल भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट 100 रहेगा। और देखिए बस यही फर्क है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में आपका प्रिंसिपल अमाउंट सेम रहता है और इसी वजह से आपका इंटरेस्ट भी हर साल सेम रहता है, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका प्रिंसिपल अमाउंट चेंज होता रहता है। और वो कैसे चेंज होता है, क्योंकि पहले साल आपने 100 रुपए पे जो है 10 रुपए इंटरेस्ट दिए, तो अगले साल आपका प्रिंसिपल अमाउंट में वो 10 रुपए ऐड हो जाएगा, यानी अब आपका प्रिंसिपल अमाउंट 110 हो जाएगा। तो अब आप 110 पे अगर 10% निकालेंगे तो वो 11 आ जाएगा। तो इसी वजह से सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में यही फर्क है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैंने आप एग्जांपल के थ्रू वही जो मैं आपको एग्जांपल 100 लेके बताए थे, आपको नीचे टेबल में दिखाई भी दे रहा होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ कि कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या होता है, द इंटरेस्ट इज एडेड टू द प्रिंसिपल, जैसे मैंने आपको बताया, एट द एंड ऑफ ईच पीरियड टू अराइव एट द न्यू प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट पीरियड। बस यही देखिए फर्क है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में। सिंपल इंटरेस्ट में हमारा हमेशा प्रिंसिपल इक्वल रहता है हर पीरियड के लिए, हर टाइम पीरियड के लिए, ठीक है ना। या इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से द अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर विल बिकम द प्रिंसिपल फॉर द सेकंड ईयर एंड सो ऑन। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या होता है, जो आपका अमाउंट पहले साल के एंडिंग में बन रहा है वो आपका अगले साल के लिए वो प्रिंसिपल हो जाएगा, ठीक है ना, बस यही फर्क है। अब एक बार देखिए आप एग्जांपल लेके यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले एसआई का मैंने एग्जांपल लिया था, यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट आप कितना दे रहे हैं 10% पर एनम के अकॉर्डिंग, तो आपका अमाउंट कितना हो गया पहले साल 110, ठीक है, आपने यानी आपको उसमें 10 रुपए इंटरेस्ट मिली। अब देखिए अगले साल भी आपका क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट हर साल सेम रह रहा है, तो अगेन 100 पे अगर आप 10% निकालेंगे तो 10 रुपए ही बनेगा, तो फिर आपका अमाउंट कितना हो जाएगा 120, क्योंकि पहले साल भी आपको 10 रुपए इंटरेस्ट मिला, दूसरे साल भी, फिर दोबारा से आपका प्रिंसिपल अमाउंट क्योंकि 100 ही है तो उस पर 10 रुपए इंटरेस्ट हो गया, आपका क्या हो गया अमाउंट 130। बट अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या हो रहा है, पहले साल आपका प्रिंसिपल जैसे 100 है, उस पर आपका इंटरेस्ट 10% के अकॉर्डिंग बना 10 रुपए, तो 110 हो गया। अब देखिए अब जो आपका अमाउंट बन रहा है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर वो आपका अगले साल के लिए प्रिंसिपल होगा। अब यहाँ पे आप देखिए यही देखिए बेसिक फर्क है, आप देख सकते हैं एसआई और सीआई के बीच में। एसआई में हर साल प्रिंसिपल सेम रह रहा है, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में जो आपका अमाउंट आ रहा है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर वो आपका अगले साल के लिए प्रिंसिपल बन गया। तो अब 110 का अगर 10% निकालेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग तो आपका 11 रुपए बनेगा, तो अब आपका अमाउंट कितना हो गया 121, ठीक है, तो वो आपका प्रिंसिपल अगले साल के लिए क्या हो जाएगा 121 रुपए हो जाएगा। तो फिर आप जब 121 का 10% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 12.1, तो जब आप इसमें ऐड करेंगे तो आ जाएगा 133.1। तो इसलिए इसमें आपको कह रहा था कि एसआई और सीआई के बीच में बेसिकली फर्क क्या है कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में ज्यादा इंटरेस्ट मिलती है। देखिए अगर आपका टाइम पीरियड सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर सेम है, तो आप हमेशा देखेंगे कि आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू एसआई से ज्यादा होगी। बट पहले अगर आप सिर्फ एक साल के लिए कंसीडर करेंगे तो उस केस में तो एसआई और सीआई की वैल्यू हमेशा इक्वल आती है, क्योंकि उस केस में तो हमारा प्रिंसिपल दोनों के केस में बराबर होता है, बट अगले साल जाके प्रिंसिपल हमारा दोनों का चेंज हो जाता है। इसीलिए पहले साल के लिए चाहे आप एसआई के थ्रू निकालें इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू, अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम पीरियड अगर सेम है तो आपका दोनों की वैल्यू सेम आएगी, चाहे सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट। बट दूसरे साल में जाके ये सब चीजें फिर चेंज हो जाती है, ठीक है। ये आपको बेसिक आई होप से मैंने आपको बहुत डिटेल में बता दिया एसआई और सीआई के बीच में फर्क। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपके साथ कंपाउंड इंटरेस्ट के भी फॉर्मूलाज डिस्कस कर लेता हूं, जैसे भी हमने एसआई के डिस्कस किए। इसमें भी लेट कर लेते हैं प्रिंसिपल इज इक्वल टू पी, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू आर परसेंट पर एनम, और टाइम हमने एज्यूम कर लिया एन। तो आपने देखिए अगर आपको निकालना है कि द इंटरेस्ट ऑन द सम बोरोड इज कंपाउंडेड एनुअली, देखिए अब इसमें भी फर्क होता है कि आप जो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी जो बेसिकली आप कंपाउंडेड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं वो एनुअली बेसिस पे कर रहे हैं, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, कैसे कर रहे हैं। तो अगर आप एनुअली कर रहे हैं तो उसका फॉर्मूला तो देखिए डायरेक्ट है अमाउंट कैलकुलेट करने का, प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस में r बाय 100 की पावर n, ठीक है ना, प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस में r बाय 100 की पावर n। जैसे देखिए हम कंपाउंडेड करेंगे हाफ ईयरली, जैसे हमने कंपाउंडेड हाफ ईयरली कर लिया तो हमारा अमाउंट की वैल्यू क्या आ गई, प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस में, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देंगे, जबकि पावर को हम क्या करेंगे, पहले सिंपली n था तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। यही देखिए फर्क, आप कंपाउंडेड एनुअली और कंपाउंडेड हाफ ईयरली के फॉर्मूलाज में फर्क दे सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमने हाफ ईयरली के केस में आधा कर दिया, ठीक है ना, जबकि n की वैल्यू को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, ये एक बेसिक फर्क है। वैसे ही देखिए जब आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं व्हेन द हम जब कंपाउंडेड क्वार्टरली कर रहे हैं, ठीक है ना, जब हमने कंपाउंडेड एनुअली किया, हाफ ईयरली के केस में हमने 2 से डिवाइड किया, आपको पता है एक साल में क्वार्टर कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है ना। तो क्वार्टर क्योंकि 4 होते हैं तो इस केस में हमने क्या किया, प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस में r को 4 से डिवाइड किया और टाइम पीरियड को 4 से मल्टीप्लाई किया।
क्योंकि हाफ ईयरली के केस में ऑब्वियस सी बात है, हमने साल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो आर रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमने 2 से डिवाइड किया और टाइम पीरियड को 2 से मल्टीप्लाई किया। क्वार्टरली के केस में जैसे मैंने आपको बताया, एक साल में 4 क्वार्टर होते, तो इसलिए हमने यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट को 4 से डिवाइड किया और टाइम पीरियड को 4 से मल्टीप्लाई किया। अब देखिए, अगर आपका इंटरेस्ट आप कैलकुलेट कर रहे हो, द सम बोरोड इज कंपाउंडेड एनुअली बट द टाइम इज गिवन इन फ्रैक्शंस। ठीक है, अभी तक तो हमने टाइम पीरियड को कितना मान के चल रहे हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, अगर आपको ऐसे गिवन है। अगर आपको टाइम पीरियड फ्रैक्शंस में गिवन है, जैसे 3/2/5 ईयर्स, अब देखिए तब आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आप देखिए इसका फॉर्मूला भी नोट डाउन कर लें। देखिए बाकी एज इट इज सेम है, प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस में r बाय 100 की पावर 3 हमने, क्योंकि इसमें देखिए 3 साल तो कंप्लीट है, उसको हमने अलग से ले लिया, और जो बाकी का बचा 2/5 पोर्शन, तो उसको हमने क्या किया, 1 प्लस में r से मल्टीप्लाई कर दिया 2/5 को और अपॉन में 100। ठीक है ना, सिंपली हमने क्या किया, इसको अलग अलग, जो पूरा हमें टाइम पीरियड गिवन है 3 साल तो देखिए पूरे हैं, उसको अलग से ले लिया, और जो बाकी का बचा हुआ 2/5 पोर्शन है उसको हमने अलग से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे देख सकते हैं प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस में r/100 की पावर 3 तो देखिए पूरे कंप्लीट ईयर है। उसके बाद जो बचा हुआ फ्रैक्शनल पार्ट है 2/5, उसको हमने कैसे लिया, 1 प्लस में सिंपली r से मल्टीप्लाई कर दिया 2/5 और अपॉन में 100। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर हमें टाइम पीरियड फ्रैक्शंस के टर्म्स में गिवन है। आखिरी में अगर आपको देखिए हर साल के लिए अगर डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ तो अभी तक हम क्या कर रहे थे कि आपका देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रख रहे हैं, वही है कि क्योंकि इसमें इंटरेस्ट उसमें ऐड हो जाता है प्रिंसिपल में, इसीलिए हमारा इंटरेस्ट की वैल्यू बढ़ती जाती है एज कंपेयर टू सिंपल इंटरेस्ट। बट अगर आपका हर साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अगर अलग अलग है, एंड इंटरेस्ट रेट्स आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट ईयर्स, जैसे हमने R1% मान लिया पहले साल के लिए, R2% दूसरे साल के लिए, R3% तीसरे साल के लिए, तो उस केस में अगर आपको अमाउंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो कैसे निकालेंगे, प्रिंसिपल ब्रैकेट में हर एक का देखिए अलग अलग ले लेंगे, 1 प्लस में R1/100 इंटू में 1 प्लस में R2/100 इंटू में 1 प्लस में R3/100। और हर साल के लिए अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो हम हर एक का इंडिविजुअली निकाल के मल्टीप्लाई करते जाएंगे, R1/100 इंटू में 1 प्लस में R2/100 और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आपको देखिए एक और इंपॉर्टेंट आखिरी फॉर्मूला, अगर आपको प्रेजेंट वर्थ निकालनी है किसी भी चीज की ऑफ ₹X ड्यू n ईयर्स हेंसेस। अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एफडी कराई बैंक में, ठीक है, आपने एफडी कराई बैंक में 1 साल के लिए। अगर आपको लगता है कि 7 महीने बाद की मेरे को पैसा चाहिए, तो अब 7 महीने बाद आपकी कितनी प्रेजेंट वर्थ होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने बैंक में 1 साल के लिए एफडी कराई, ठीक है, अब आपको लगता है कि 7 महीने के बाद आपको पैसा चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है देखिए जो आपका 1 साल के बाद आपको अमाउंट मिलना चाहिए था वो तो आपको 7 महीने बाद नहीं मिलेगा, तो 7 महीने बाद आपकी प्रेजेंट वर्थ कितनी होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 50,000 रुपए की एफडी कराई है 1 साल के लिए, और आपको वैसे देखिए 1 साल के बाद उसका 55,000 मिलता, बट ऑब्वियस सी बात है क्योंकि आप 7 महीने बाद ही उसको तुड़वा रहे हैं तो आपको 55,000 तो नहीं देंगे, तो उस वक्त आपकी कितनी प्रेजेंट वर्थ है, अगर आपको वो निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या है, सिंपली आप लेंगे x, जो आपका देखिए जितने की फॉर एग्जांपल आपने एफडी कराई है, अपॉन में 1 प्लस में r/100 की पावर n, तो इससे आपके पास क्या आ जाएगा, प्रेजेंट वर्थ उस आइटम की आ जाएगी, या जो भी आपने देखिए अमाउंट दिया हुआ है उसकी प्रेजेंट वर्थ कितनी अगर आपको निकालनी है तो x अपॉन में 1 प्लस में r/100 की पावर n। ठीक है, तो बस ये देखिए फर्क है, क्योंकि देखिए थोड़ा सा वो कंपाउंड इंटरेस्ट में समझना है कि अगर आप कंपाउंडेड एनुअली कर रहे हैं, हाफ ईयरली कर रहे हैं या क्वार्टरली कर रहे हैं, तो उसी केस में अगर देखिए आप हाफ ईयरली कर रहे हैं तो साल में 2 हाफ ईयर होते हैं, तो इसलिए हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2 से डिवाइड किया और टाइम पीरियड को 2 से मल्टीप्लाई किया। क्वार्टरली क्योंकि 1 साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो इसलिए हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट को 4 से डिवाइड किया और टाइम पीरियड को 4 से मल्टीप्लाई किया। फ्रैक्शन के केस में भी देखिए मैंने आपको बता दिया कि जो पूरा टाइम पीरियड है 3 साल तो देखिए पूरे हैं, उसको तो हमने बिल्कुल एज इट इज जैसे पहले हम नॉर्मल कैलकुलेट करते हैं उसके साथ हमने मल्टीप्लाई उसे कर दिया, जो 2/5 पोर्शन है, सिंपली रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमने 2/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आपका हर साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है, क्योंकि अभी तक तो हमने जितना भी केस समझे उसमें देखिए हमेशा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल सेम रहता है, लेकिन आपका अगर अलग अलग है तो आप कैसे निकालेंगे ये भी आप फॉर्मूला देख सकते हैं। और प्रेजेंट वर्थ अगर आपको किसी चीज की निकालनी है तो उसका फॉर्मूला ही मैंने आपको बता दिया। अब कुछ डिस्कस मैं आपके साथ 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लेके आया हूं, एक एसआई पर बेस्ड और एक सीआई पर बेस्ड। फॉर एग्जाम्पल देखिए कोई एक ए पर्सन है, उसने 5,000 रुपए बी को दिए 2 साल के पीरियड के लिए, और 3,000 रुपए उसने सी को दिए 4 साल के टाइम पीरियड के लिए ऑन सिंपल इंटरेस्ट। आपको क्लियरली गिवन होगा क्वेश्चन में कि जो पैसा दिया जा रहा है वो एसआई पर दिया जा रहा है या सीआई पर, एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों के केस में सेम है, जो वो बी से चार्ज कर रहा है और जो सी से चार्ज कर रहा है वो दोनों के केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, और उसको टोटल कितना रिसीव हो रहा है पैसा इन दोनों से 2200 रुपए हो रहा है फ्रॉम बोथ ऑफ देम एज इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट की फॉर्म में दोनों से बी और सी का जब हमने इंटरेस्ट कंबाइंड किया तो उसे 2200 रुपए मिल रहा है ए को। हमें बताना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना, हमें ये तो पता है कि दोनों के केस में चाहे वो बी को जो पैसा दे रहा है और सी को वो इक्वल है, बट वो है कितना ये आपको निकालना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट भी R% पर एनम। ठीक है, सबसे पहले तो हमने लेट कर लिया क्योंकि हमें गिवन तो है नहीं, तो हमने लेट कर लिया रेट ऑफ इंटरेस्ट भी R% पर एनम।
सबसे पहला देखिए सिंपल इंटरेस्ट का मैंने आपको फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला बताया ही है कि P इंटू आर इंटू टी बाय 100। तो बी के केस में प्रिंसिपल कितना है 5000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो देखिए अभी हमने निकालना है, इंटू में टाइम पीरियड कितना है 2 साल, अपॉन में 100, ठीक है। प्लस में अब हम बात करते हैं सी के केस में, सी के केस में प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 3000, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो देखिए अगेन आर ही हम लेंगे, क्योंकि देखिए दोनों के केस में आर सेम है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो हमने बी के केस में भी और सी के केस में भी आर को एज इट इज लिखा, इंटू में टाइम पीरियड है 4 साल, अपॉन में 100। तो टोटल कितना आ गया हमारे पास, बी और सी का हमें पता है इंटरेस्ट कंबाइंड मिला के कितना है 2200 रुपए। तो बस यहाँ पे देखिए अगर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 100 आर आ जाएगा, और ये इसके में आ जाएगा 120 आर इज इक्वल टू 2200, और बस यहाँ से आप जब आर की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास 10 आ जाएगा, यानी 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ए चार्ज कर रहा है बी और सी से, ठीक है। अब देखिए कैसे निकालना था, आपने देख लिया कि हमने यहाँ क्या किया, सिंपली रेट ऑफ इंटरेस्ट को पहले एज्यूम कर लिया आर, क्योंकि दोनों के केस में सेम है, बी से भी वो आर ही चार्ज कर रहा है और सी से भी, बस हमें आर की वैल्यू निकालनी है। और डायरेक्ट हमने फॉर्मूला पुट किया पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, और टोटल इंटरेस्ट हमें पता ही है उसे 2200 रुपए मिल रहा है इन दोनों से, हमने इसको उसके इक्वेट कर दिया 2200 के, बस सिंप्लीफाई किया तो एक में हमारे पास आ गया 100 आर, दूसरे की वैल्यू आ गई 120 आर, तो बस 100 प्लस 120 आर कितना आ गया 220 आर इज इक्वल टू 2200, और आर की वैल्यू आ गई 10%। अब ऐसे ही देखिए, अब ये जो क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट पर बेस्ड है, काफी अच्छा क्वेश्चन है कि द लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स इन विच अ सम ऑफ मनी पुट आउट एट 20% कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी मोर देन डबल, यानी कितने कम से कम टाइम लग जाएगा किसी एक पर्टिकुलर सम ऑफ मनी। अब देखिए यहाँ पे हमें सम ऑफ मनी की वैल्यू नहीं गिवन, बट इतना पता है कि वो चार्ज कितना किया जा रहा है 20% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पे चार्ज कर रहे हैं, कि ताकि वो जो प्रिंसिपल अमाउंट है जो सम है वो डबल से भी ज्यादा हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डबल से भी ज्यादा होना चाहिए। तो अमाउंट कैलकुलेट करने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस में आर बाय 100 की पावर एन। तो प्रिंसिपल तो एज इट इज हमें पता नहीं है, ब्रैकेट में 1 प्लस में आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कितना गिवन है 20, अपॉन में 100 की पावर एन। अब देखिए हमें ये भी नहीं पता कि n की वैल्यू भी हमें निकालनी है कि कितना कम से कम टाइम जो है लगेगा जो ये अमाउंट है उसको डबल से भी ज्यादा होने में, और ये किससे ज्यादा होना चाहिए 2p से भी ज्यादा होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि देखो ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको क्या बताया कि जो आपका अमाउंट है वो प्रिंसिपल से डबल से भी ज्यादा होना चाहिए, यानी p ब्रैकेट में 1 प्लस में 20 बाय 100 की पावर n जो है वो 2p से ज्यादा होनी चाहिए, यानी प्रिंसिपल के भी ट्वाइस से ज्यादा होनी चाहिए। यानी अगर आप इसे सिंप्लीफाई करें, अब देखिए ये p से p तो कट जाएगा, मैं एक बार आपको इरेज करके दिखा देता हूँ, ये वाला जो p है और जो ये वाला p है ये तो देखिए आपस में कट जाएंगे, और आप अगर इसको सिंप्लीफाई कर लें 1 प्लस में 20 अपॉन 100, यानी 1 प्लस में 1/5 हो जाएगा, 6/5 की पावर n जो है वो 2 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। अब 2 से ज्यादा, आप देखिए 6/5 की वैल्यू क्या होती है, अगर आप इसे लिखें तो 1 पॉइंट हो जाएगा 1.2, तो 1.2 की पावर n जो है वो 2 से ज्यादा होना चाहिए। अब देखिए कितनी बार आप 6/5 को मल्टीप्लाई करें कि आपकी 2 से वैल्यू ज्यादा आ जाए, तो अगर आप देखिए 6/5 को 4 बार अगर 6/5 को आपस में मल्टीप्लाई करें, यानी अगर आप n की पावर 4 ले तो ही आपका जो है 2 से वैल्यू ज्यादा होती है। अगर आप 6/5 की पावर 3 ले तो आपका 2 से कम रहती है वैल्यू। तो इसलिए मिनिमम वैल्यू हमसे यही पूछा कि लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स। वैसे तो देखिए आप ऑब्वियस ही बात है n की वैल्यू 5 साल 6 साल लेते जाए, उसके बाद तो वैल्यू बढ़ती जाएगी, लेकिन कम से कम कितने साल चाहिए होंगे 4 साल की जो हमारा ये प्रिंसिपल है वो डबल से ज्यादा हो जाए। क्लियर है ना। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको ध्यान से मैं आपको दोबारा बता देता हूं। सिंपली फॉर्मूला हमारा क्या होता है अमाउंट निकालने का, प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस में r बाय 100 की पावर n। टाइम पीरियड हमें यहाँ पे गिवन नहीं है, बट वो तो खैर हमें निकालना ही है कि कितने टाइम में हमारा पैसा डबल से ज्यादा हो जाएगा, बट हमें इंटरेस्ट पता है 20। तो देखिए क्योंकि हमें ये भी पता है कि हमारा जो फाइनल अमाउंट होना चाहिए कितने टाइम के बाद जो है हमारा अमाउंट डबल से भी ज्यादा हो जाएगा, यानी डबल मतलब 2p। अगर मेरा इनिशियल अमाउंट प्रिंसिपल p है तो डबल के केस में 2p हो जाएगा, और हमें डबल से भी ज्यादा चाहिए यानी 2p से भी ग्रेटर होना चाहिए। तो यहाँ से p से p तो कट गया, बाकी क्या बचा 6/5 की पावर n शुड बी ग्रेटर देन 2। तो बस आप n की ऐसी क्या वैल्यू ले कि हमारा वैल्यू जो है वो 2 से ज्यादा हो जाए। तो आप देखेंगे कि कम से कम अगर हम n की वैल्यू 4 लेते हैं तो ही हमारी 6/5 की वैल्यू जो है वो 2 से ज्यादा होगी। अगर आप 6/5 की पावर 3 ले 2 ले तो आपका कभी भी वो 2 से ज्यादा नहीं होगा। तो मिनिमम हमें बताना था, तो इसलिए n की वैल्यू क्या आ गई 4 साल। क्लियर है। तो इस तरीके से देखिए हम सिंपल इंटरेस्ट के कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। इससे पहले भी देखिए काफी सारे वीडियोस हम इसी टॉपिक पर लाए हुए हैं, और आपको फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप उन वीडियोस को जरूर देख लें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें। और हमारे एक वेबसाइट है takshilalearning.com, वहां पर अगर आप जाएंगे तो हमने ब्रिलियंट 50 बैच स्टार्ट किया हुआ है, जहां पे हम ऐसे टॉप 50 स्टूडेंट्स को अपने साथ एनरोल कर रहे हैं जो कि बैंकिंग और एसएससी कोचिंग को लेकर सीरियस है और फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है एग्जाम्स को क्रैक करना चाहते हैं। इसके लिए हम उन्हें पूरे 1 साल के लिए पर्सनलाइज कोचिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका मेंबर भी बन सकते हैं। और हमारे इस यूट्यूब चैनल को तो देखिए सब्सक्राइब कर ही लें, क्योंकि आगे भी हम इसी तरीके से एक एक करके एसएससी के टॉपिक्स को कवर करने वाले। तो आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।